क्या भारत को आज़ादी सिर्फ अहिंसा से मिली थी? क्या गांधी जी के आंदोलन और सत्याग्रह ही भारत की आज़ादी के प्रमुख कारण है? जवाब है नहीं। 1857 से 1947 के बीच कई ऐसे आंदोलन और कई ऐसी घटनाएं हुई जिनमें सिर्फ अहिंसा और सत्याग्रह ही नहीं थे, बल्कि कई ऐसी क्रांतियां और क्रांतिकारी थे जो आज़ादी के लिए किसी भी हद तक जाने को तैयार थे, फिर वो बलिदानी क्यों ना हो। लेकिन किताबों और इतिहास में ऐसा दिखाने की कोशिश की गई कि कुछ चुनिंदा आंदोलन और कुछ खास लोगों की वजह से ही भारत को आज़ादी मिली है। लेकिन ऐसा नहीं है। भारत की आज़ादी में आर्म्ड रिवॉल्यूशन का भी उतना ही योगदान है जितना अहिंसा और सत्याग्रह का, मगर उन क्रांतियों को भुला दिया गया। इसी वजह से हमने द अनटोल्ड स्टोरी ऑफ इंडियन इंडिपेंडेंस नाम से एक वीडियो सीरीज बनाई है, जिसमें आज़ादी की इन्हीं भूली बिसरी कहानियों को फिर से गुनगुनाएंगे। इस सीरीज में हमारा यह तीसरा वीडियो है। बाकी के वीडियो आप आई बटन पर क्लिक करके देख सकते हैं। आज के वीडियो में हम ऐसी ही एक आज़ादी की गाथा की बात करेंगे। आज हम बात करेंगे रॉयल इंडियन नेवी म्यूटिनी के बारे में। इस घटना को पूरी तरह से समझने के लिए हमें रॉयल इंडियन नेवी का बैकग्राउंड समझना होगा। वैसे तो रॉयल इंडियन नेवी का इतिहास काफ़ी पुराना है। ईस्ट इंडिया कंपनी में 1612 में एक नेवी का गठन किया था, जिसका काम समंदर में ईस्ट इंडिया कंपनी के जहाज़ों की रक्षा करना था। शुरुआत में इसे ऑनरेबल ईस्ट इंडिया कंपनी मरीन नाम दिया गया। बाद में इसका नाम बदलकर बॉम्बे मरीन किया गया और 1932 में वर्ल्ड वॉर 2 के दौरान इसे ऑफिशियल नेवी का दर्जा दिया गया और इसका नाम द रॉयल इंडियन नेवी रखा गया, जो ब्रिटिश नेवी के अंदर काम करता था। वर्ल्ड वॉर 2 के दौरान रॉयल इंडियन नेवी का काफ़ी विस्तार किया गया। इंडियन नेवी ने जापानी नेवी से कोस्टल लाइन को बचाने में काफ़ी अहम भूमिका निभाई थी। लेकिन वर्ल्ड वॉर 2 के बाद ब्रिटिश एम्पायर बैकफुट पर था। जिस ब्रिटिश एम्पायर के लिए कहा जाता था कि यहाँ का सूरज कभी नहीं डूबता, उस एम्पायर के खजाने तेजी से खाली हो रहे थे। ब्रिटिश सरकार को अपनी कॉलोनियां संभालने में काफ़ी ज़्यादा दिक्कत आ रही थी। जहां वर्ल्ड वॉर 2 के शुरुआती दिनों में अंग्रेजों द्वारा बड़े पैमाने पर भारतीय लोगों की नेवी में भर्ती की जा रही थी और जिन भारतीय सैनिकों के बलबूते पर वो युद्ध लड़ रहे थे, वही भारतीय सैनिक युद्ध के बाद उनके लिए किसी काम के नहीं रहे थे। धीरे धीरे ब्रिटिश सरकार ने नौसेना को घटाने का निर्णय लिया और इसी वजह से भारतीय सैनिकों में काफ़ी ज़्यादा रोष था और साथ ही साथ अंग्रेजों द्वारा भारतीय सैनिकों के साथ काफ़ी ज़्यादा भेदभाव किया जाता था। यानी डिस्क्रिमिनेशन रॉयल इंडियन नेवी विद्रोह का मुख्य कारण बना। भारतीय सैनिकों से अंग्रेज सैनिकों के मुकाबले काफ़ी ज़्यादा काम करवाया जाता था। इस हिसाब से भारतीय सैनिकों को ज़्यादा सैलरी और अलाउंस मिलने चाहिए थे, लेकिन ब्रिटिश सैनिकों की सैलरी भारतीय सैनिकों से 5 से 10 गुना ज़्यादा थी। साथ ही उन्हें बेहतर फूड, बेहतर यूनिफॉर्म और ट्रैवल के दौरान बेहतर सुविधाएं मिलती थी। उनके मुकाबले भारतीय सैनिकों को बदतर सुविधाएं दी जाती थी, जो वर्ल्ड वॉर 2 के बाद और भी ज़्यादा बढ़ गई। जब भी भारतीय सैनिक अपनी डिमांड अंग्रेजों के सामने रखते तो उन्हें टाल दिया जाता या उन्हें दबा दिया जाता। धीरे धीरे ये सारी घटनाएं विद्रोह के लिए चिंगारी का काम कर रही थी। इन सब चीज़ों के अलावा नेताजी सुभाष चंद्र बोस की इंडियन नेशनल आर्मी के सैनिकों के साथ अंग्रेजों द्वारा किए जा रहे बर्ताव ने इस विद्रोह में आग लगाने का काम किया। दरअसल आईएनए के 3 अधिकारी जनरल शाहनवाज खान, कर्नल प्रेम सैगल और कर्नल गुरबख्श सिंह ढिल्लों, जिन पर लाल किले में मुकदमे चलाए जा रहे थे, एक दिन एचएमआईएस तलवार के भारतीय सिपाही आईएनए के सैनिकों द्वारा लिखे गए खत लाए, जिसे जवाहरलाल नेहरू और शरद चंद्र बोस को लिखे गए थे। यहाँ मैं आपको आईएनएस तलवार के बारे में बता दूं। ये मुंबई के कोलाबा में स्थित एक नेवल बेस था। ऐसा मान के चलिए कि जैसे आर्मी के लिए कैंटोनमेंट होता है, वैसे ही नेवी बेस, और इसी का नाम था एचएमआईएस तलवार। एचएमआईएस तलवार पर लाए गए खतों में इंडियन नेशनल आर्मी की बदतर स्थिति के बारे में लिखा गया था। पहले से ही भारतीय सैनिक काफी ज्यादा खफा थे। इन खतों ने आग में घी डालने का काम किया। एचएमआईएस तलवार के सैनिकों ने एक गुप्त संगठन बनाया जिसका नाम था आजाद हिंदुस्तान, और इसका नेतृत्व भिलाई दत्त कर रहे थे। और इस संगठन के साथ ही नेवी विद्रोह शुरू हो गया। 1 दिसंबर 1945 के दिन जब नेवी डे मनाया जाता था, और इस दिन आम लोगों को भी इस सेलिब्रेशन में शामिल किया जाता था। उस दिन एचएमआईएस तलवार में जैसे ही लोग पहुंचे तो वहां का नजारा देखने लायक था। पूरे ग्राउंड पर अंग्रेजी झंडों को जलाया गया था और दीवारों पर नारे लिखे गए थे। इसके साथ ही कई सारे सैनिकों ने अपना इस्तीफा भी दे दिया।
इसके बाद 2 दिसंबर को नेवी कमांडर इन चीफ HMIS तलवार की विजिट पर आने वाले थे। उस दिन भिलाई दत्त और उनके साथियों ने दीवारों पर नारे लिख दिए और इसी दौरान भिलाई दत्त पकड़े गए। अगले दिन उनकी गिरफ्तार की खबर अखबारों में छपी और इसके साथ नौसेना में विद्रोह की खबर आम लोगों तक भी पहुंच गई। इस घटना के थोड़े दिनों बाद भारतीय सैनिकों ने उन्हें दिए जाने वाले खाने के बारे में शिकायत की तो अंग्रेज कमांडर ने कहा, बेगर्स कांट बी चोजर्स, यानी कि भिखारी को अपना खाना चुनने की आज़ादी नहीं। बस फिर क्या था? इसके बाद भारतीय सैनिक भूख हड़ताल पर उतर गए और काम पर जाना बंद कर दिया। नेवी के सैनिकों के साथ ही मुंबई वायुसेना के कर्मचारी भी इस भेदभाव से काफी ज्यादा पीड़ित थे। वो भी इस हड़ताल में उतर गए। रेडियो और अखबारों के जरिए ये खबर पूरे भारत में फैली गई। 19 फरवरी के दिन नौसेना के करीब 20,000 से ज्यादा सैनिक हड़ताल पर उतर गए। HMIS तलवार पर यूनियन जैक को उतारकर कांग्रेस, मुस्लिम लीग और कम्युनिस्ट पार्टी के झंडे लगा दिए गए। धीरे धीरे पूरी नौसेना तक ये बात फैल गई। 20 फरवरी के दिन नौसेना के बाकी बंदरगाह जैसे कराची, जामनगर, कोलकाता, विशाखापट्टनम, कोचिन, मद्रास, यहाँ तक कि अंडमान निकोबार तक भी ये विद्रोह शुरू हो गया। इतने बड़े पैमाने पर नौसेना विद्रोह की खबर जब जनता तक पहुंची तो बाकी देशवासी भी इस विद्रोह में शामिल हो गए। मुंबई में लोगों द्वारा नारेबाजी और विरोध प्रदर्शन किया गया। अंग्रेज सरकार ने इस विद्रोह को दबाने की पूरी कोशिश की। सरकार ने सैनिकों के बैरक की बिजली और पानी का कनेक्शन काट दिया और धमकियां दी कि अगर ये विद्रोह खत्म नहीं किया गया तो सरकार नौसेना का वजूद ही खत्म कर देगी। सैनिकों को डराने के लिए बंदरगाहों पर वायुसेना के प्लेन भी उड़ाए गए। यहाँ तक कि अंग्रेजों ने विद्रोह कर रहे सैनिकों पर हमला भी करवाया, जिसमें तकरीबन 10 से ज्यादा सैनिक मारे जाने की खबर आई। एक तरफ भारतीय सैनिक अपने हक के लिए लड़ रहे थे और दूसरी तरफ कुछ नेताओं को छोड़कर कोई भी राष्ट्रीय नेता सैनिकों के सपोर्ट में नहीं आई। सैनिकों को राजनीतिक नेताओं से कोई भी समर्थन नहीं मिल रहा था। समर्थन तो छोड़ो, उल्टा उन्हें नेताओं द्वारा ये सलाह दी जा रही थी कि वह बिना कोई शर्त ये विद्रोह वापस ले ले। 3 मार्च 1946 को गांधी जी ने सैनिकों की आलोचना करते हुए कहा था कि अगर सैनिकों ने भारत की आज़ादी के लिए विद्रोह किया है तो वो 2 गुने गलत है। उन्हें किसी राजनीतिक पार्टी या राजकीय नेता के मार्गदर्शन के बिना कोई भी विद्रोह नहीं करना चाहिए। गांधी जी ने अरुणा आसिफ अली का भी विरोध किया, जो उस समय के कुछ चुनिंदा नेताओं में से थे जिन्होंने सैनिकों का समर्थन किया था। कांग्रेस और मुस्लिम लीग दोनों ने इस विद्रोह से मुंह मोड़ लिया। हालांकि कम्युनिस्ट पार्टी इस विद्रोह के पूरे पक्ष में थी। कम्युनिस्ट पार्टी ने 22 फरवरी को हड़ताल का आह्वान किया और इस हड़ताल को अभूतपूर्व जन समर्थन मिला। करीब 1 लाख से ज्यादा स्टूडेंट और कार्यकर्ता मुंबई, कोलकाता और कराची की सड़कों पर उतर आए। इस हड़ताल में कई कार्यकर्ताओं को गिरफ्तार किया गया और सैनिकों का कोर्ट मार्शल किया गया। चौंकाने वाली बात तो ये थी कि भारत की आज़ादी के बाद भी इन लोगों पर मुकदमा चलाया जा रहा था। हालांकि उस वक्त के देश के 2 मुख्य राजकीय पक्ष कांग्रेस और मुस्लिम लीग के बिना इस विद्रोह को वो परिणाम नहीं मिला जो उसे मिलना चाहिए था। बिना किसी बड़े राजकीय सपोर्ट के ये विद्रोह धीरे धीरे ठंडा हो रहा था। जब अंग्रेजों ने देखा कि इस विद्रोह को कोई बाहरी समर्थन नहीं मिल रहा तो उन्होंने इसे दबाने का पूरा प्रयास किया। उन्होंने नौसेना जहाजों की फूड सप्लाई रोक दी, लेकिन दूसरे दिन CPI के कहने पर हजारों लोग गेटवे ऑफ इंडिया पर फ्रूट और ब्रेड लेकर पहुंचे, जिन्हें नावों के जरिए इन जहाजों तक पहुंचाया गया। इसी बीच गुस्से में आए कुछ सैनिकों ने जहाज की तोपों का मुंह मुंबई की तरफ मोड़ दिया और धमकी दी कि अगर उनकी मांगों को स्वीकार नहीं किया गया तो वो ताज होटल और गेटवे ऑफ इंडिया पर उड़ा देंगे। इस दौरान पूरे मुंबई शहर का माहौल बदल गया। इसी बीच अंग्रेजों ने सरदार पटेल से बात की कि अगर वो सैनिकों को विद्रोह वापस लेने के लिए मनाते हैं तो अंग्रेज सरकार उन पर कोई भी एक्शन नहीं लेंगे। बाद में सरदार पटेल ने सैनिकों के साथ मीटिंग की और उन्हें हथियार डालने को कहा। सरदार पटेल के हस्तक्षेप के बाद सैनिक विद्रोह वापस लेने के लिए तैयार हो गए। हालांकि अभी भी कई सारे ऐसे सैनिक थे जो विद्रोह वापस लेने के पक्ष में नहीं थे। 23 फरवरी 1946 को विद्रोह कर रहे सैनिकों ने अपना विद्रोह ये कहते हुए वापस लिया कि हम अंग्रेजों के सामने नहीं बल्कि अपने देशवासियों के सामने हथियार डाल रहे हैं। इसके बाद सैनिकों ने तो हड़ताल वापस ले ली, लेकिन आम जनता इसके पक्ष में नहीं थी। 24 फरवरी के दिन कई सारे लोग रास्तों पर उतर आए और अंग्रेजों का पुरजोश विरोध करने लगे। इस विरोध प्रदर्शन के दौरान 228 लोग और 3 पुलिसकर्मियों की मौत हो गई, साथ ही हजारों लोग घायल हुए। हालांकि इसके बाद अंग्रेजों ने सरदार पटेल से किए गए वादे का कोई भी पालन नहीं किया। उन्होंने 400 से ज्यादा सैनिकों को नौसेना से निकाल दिया, यहाँ तक कि उनकी यूनिफॉर्म का पैसा भी उनकी सैलरी से काट लिया गया। अंग्रेजों ने इस विद्रोह को तो किसी तरह बंद करवा दिया, लेकिन
वो ये जान चुके थे कि अब भारत में उनके दिन भर गए हैं। वो ज्यादा दिनों तक देश में अपना शासन नहीं चला पाएंगे। भारत की आज़ादी का इतिहास गवाह है कि जब जब ऐसे किसी विद्रोह के दौरान राजकीय पक्ष और नेताओं की सबसे ज्यादा जरूरत होती थी तो वो पीछे हट जाते थे। रॉयल इंडियन नेवी का विद्रोह हो या आईएनए की आज़ादी के लिए लड़ी जाने वाली लड़ाई, आज भले ही हमें सिखाया जाता हो कि भारत की आज़ादी के पीछे कुछ खास आंदोलन ही थे, लेकिन 1956 में जब ब्रिटिश फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर क्लेमेंट एटली कोलकाता आए थे तो उन्होंने माना था कि अंग्रेजों को भारत से जल्दी जाने के लिए मजबूर करने में रॉयल इंडियन नेवी और इंडियन नेशनल आर्मी का सबसे बड़ा हाथ था। तो ये थी भारत की आज़ादी की एक अनकही गाथा, जिसे इतिहास में वो जगह नहीं मिली जिसकी वो हकदार थी। लेकिन भारत की आज़ादी में इस विद्रोह का बहुत बड़ा योगदान था। हम आज़ादी के ऐसे ही अनसुने किस्सों पर वीडियो बनाते रहेंगे। तब तक के लिए याद रखिए, भारत को आज़ादी सिर्फ मिली नहीं थी, हमने आज़ादी छीन कर ली थी।